बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई काम से घर वापस आ चुका था तो मैंने जल्दी जल्दी से भाई के लिए ताज़ा रोटियां तवे से उतारी। भाभी को मैं खाना पहले ही दे चुकी थी, लेकिन मैं जैसे ही खाना लेकर भाई के सामने गई तो भाभी ने अपना खाना मेरे आते ही ज़मीन पर पटक दिया और गुस्से से बोली कि तुमने खाना कैसा बनाया है? क्या इस तरह का होता है सालन? आखिर तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? मैं डर के मारे जल्दी से 2 कदम पीछे हटी और बोली, क्या हुआ भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो भाभी कहने लगी, दाल में पत्थर था, मेरे दांत के नीचे आ गया। अगर मेरा दांत टूट जाता तो? लेकिन तुम्हें भला इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? आखिर को नुकसान मेरा ही होना था ना, तुम्हारा क्या जाता? हाँ, तुम जरा बताओ मुझे कि तुमने दाल पकाई है कि पत्थर? कभी तो कोई काम ढंग से भी कर लिया करो। लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है ना मुझे परेशान करने की। हर रोज तुम मुझे तंग करने के लिए कोई ना कोई नया कारनामा सरंजाम देती रहती हो और फिर कहती होगी कि लो अब इसे भुगतो दो मेरी बला से। तो मैं भाभी की बातें सुनकर खामोश हो गई, मगर भाभी अभी भी गुस्सा कर रही थी और कहने लगी, तुम्हारा काम में जी नहीं लगता। आखिर तुम किन सोचों में खोई रहती हो? मुझे लगता है कि तुम इश्क माशूकी में पड़ गई हो। तो मैं रोने लगी थी। मैंने कहा कि नहीं, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? खुदारा भाभी, मुझ पर इस तरह का इल्जाम तो ना लगाएं। आप तो जानती हैं कि मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती और ना ही मेरा कहीं आना जाना है। मैं ऐसी हरकत करना तो दूर की बात, ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। तो भाभी कहने लगी, ये जो तुम जैसी मीसनियां होती हैं ना, वो घर में बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर लेती हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं होती। मैं आंखों में नमी लिए भाई की तरफ मदद तलब नजरों से देख रही थी कि शायद उन्हें मुझ पर तरस आ जाए और वो मेरे हक में कुछ बोले। लेकिन भाई सर झुकाए बैठे बड़े आराम से मुझ पर लगाए हुए भाभी के इल्जामात सुन रहे थे। भाभी मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और बोली, तुम इतनी मासूम तो नहीं हो जितनी अपने भाई के सामने बनने की कोशिश करती हो। इस तरह की शक्ल बनाकर आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि तुम बहुत मजलूम हो और मैं बहुत जालिम, जो तुम पर जुल्म सितम करती हूँ। भाभी की इतनी ज्यादा बातें सुनने के बावजूद भाई हमेशा की तरह खामोश ही रहे और उन्होंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा। फिर भाई ने मेरी तरफ देखा और बोले, रमशा, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। आखिर तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ होता है? तुम सारा दिन किन ख्यालों में खोई रहती हो? अपनी थोड़ी तवज्जो घर के कामों में भी दिया करो। निकलो इन फजूल चक्रों से जिनमें तुम आजकल पड़ी हुई हो। और फिर भाई ने सख्त लहजे में कहा कि मैं दोबारा इतनी लापरवाही से काम करते हुए तुम्हें ना देखूं। भाई भी भाभी ही की जबान बोल रहे थे। मैंने भी अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाकर भाई और भाभी से माफी मांगी और उनसे कहा कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दोबारा मुझसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना हो। लेकिन भाभी फिर जल्दी से तंजिया लहजे में बोली, अरे तुम रहने ही दो बीबी, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम अपने जज्बाती ड्रामे किसी और के सामने करना जो तुम्हारी हकीकत से वाकिफ ना हो और तुम्हें जानता ना हो। तो भाई फौरन भाभी से बोले, अच्छा बस भी करो जुलेखा, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। वैसे भी ये बच्ची है, एक दिन समझ ही जाएगी। तो भाभी गुस्से से चिल्लाई कि ये बच्ची है? ये आपको किस लिहाज से बच्ची नजर आती है? आप खुद बताएं। बच्चियों के लक्षण इस तरह के होते हैं और वैसे भी इसकी शादी की उम्र होती जा रही है। कल को ये ससुराल जाकर इस तरह की दाल बनाएगी तो उसके ससुराल वाले लान तान तो हम पर ही करेंगे ना कि भाभी ने इसको ये सब कुछ सिखाया है। इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आखिर को सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। लेकिन किसी को क्या पता कि भाभी बेचारी तो खुद इसके हाथों सुबह शाम जलील होती रहती है। फिर मैंने भाभी से कहा कि आप आखिर किन लक्षणों की बात कर रही हैं? मुझे भी तो कुछ बताएं, मैं भी तो देखूं कि आखिर मैं करती क्या हूं। तो भाभी मेरी बात सुनकर आग बगोला हो गई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान दराजी करती हो? इरफान, ये देखिए जरा अपनी बहन को, वो किस तरह से मुझसे बदतमीजी कर रही है। इसने तो आपका भी लिहाज नहीं किया। अब आप खुद सोचें कि ये मोहतरमा आपके सामने मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही है, तो जब आप घर पर नहीं होते तब ये मेरे साथ आखिर किस तरह से पेश आती होगी और मेरे साथ क्या सलूक करती होगी। तो भाई ने मेरी तरफ तेवरी चढ़ाकर देखा और गुस्से में कहा, बड़ों से बात इस लहजे में करते हैं? तुम में तमीज नाम की कोई चीज बाकी भी रही है कि उतार फेंक दी है सारी की सारी? और तुम अब तक यहां पर खड़ी कर क्या रही हो? ये सब बर्तन उठाओ और जाओ यहां से। दोबारा इस बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें फिर कभी भी अपनी भाभी से बदतमीजी करते हुए ना देखूं। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना रमशा? बेटा, इसे लास्ट वार्निंग समझो। मैंने आज तो ये सब बर्दाश्त कर लिया है, दोबारा नहीं करूंगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। चलो अब जाओ, शाबाश। तो फिर मैंने फौरन कहा, जी भाई, और मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लग गई। मैंने अम्मी की तस्वीर उठाई और उनसे बातें करते हुए कहा कि देख लो अम्मी, अपनी लाडली बेटी को, वो किस हाल में जिंदगी गुजार रही है।
आपकी बेटी के साथ उसके अपने ही घर में किस तरह का सुलूक हो रहा है। भाई तो पहले वाले रहे ही नहीं है। भाभी ने उन्हें बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। भाभी जिस तरह के घर के हालात उनको दिखाती हैं, उन्हें सब वैसा ही नजर आता है। अम्मी, आप तो जानती है ना कि मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ जैसा भाभी मुझे कहती है। लेकिन भाई को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। काश अम्मी, मैं भी आपके साथ ही मर गई होती। मैं सुबह किचन में बर्तन धो रही थी जब मुझे भाभी ने आवाज़ दी और बड़े प्यार से कहा कि रमशा बेटा, तुम उठ गई हो या अभी तक सो रही हो। भाभी की इतनी शफकत और प्यार भरी आवाज़ सुनकर मैं तो घबराई गई थी और मैंने जल्दी से किचन से बाहर आकर देखा कि सब ठीक तो है ना। फिर भाभी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, खाला आप बैठे, मैं रमशा को बुला कर लाती हूँ। भाभी ने मुझे कमरे में आता हुआ देखकर बाजू से खींचा और अपने साथ किचन में ले गई और मुझे जल्दी से तैयार होने का कहा। भाभी ने अपना कीमती लिबास निकाल कर मुझे दिया और पहनने के लिए कहा तो मैंने फौरन से इनकार कर दिया और भाभी से कहा, ये सूट तो बहुत महंगा है और आपका पसंदीदा भी है, मैं भला इसको कैसे पहन सकती हूँ। तो भाभी आहिस्ता आवाज़ में चिल्लाई, तुमने सुना नहीं है कि मैंने क्या कहा है। और फिर मुझे धमकाने वाले अंदाज में कहने लगी, मैं जैसे कहूँगी वैसे ही करती जाना। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी की ना तो मैं तुम्हारे साथ वो सुलूक करूँगी जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मैंने घबरा कर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और तैयार होने के लिए चली गई। कमरे में दाखिल होते ही मैंने खाला को जोर से गले लगाया तो मेरा दिल किया कि खाला के कंधे पर अपना सर रखकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दूं। लेकिन मैंने अपने जज्बात को बड़ी मुश्किल के साथ काबू किया, क्योंकि भाभी ये चाहती थी कि खाला को लगे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सो मैंने एक मस्तूरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप और कब आई अमेरिका से? इतने सालों के बाद चक्कर लगाया है आपने, आपको कभी मेरी याद नहीं आई क्या? अरे अरे बस करो, सांस तो ले लो, और कितने सवाल एक ही सांस में करोगी? खाला की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा सी होकर चुप कर गई। फिर खाला ने कहा, वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? आओ यहाँ बैठो मेरे पास। मैं तो बेटा हर वक्त तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन हर इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। फिर उन सब मजबूरियों के बावजूद भी दिल तो बहुत करता है यहाँ आने को। लेकिन बेटा अब हर साल भी तो नहीं आया जाता ना। अगर मैं सच बताऊँ ना बेटा, कि रजिया की यूँ अचानक फौत हो जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद और हर वक्त परेशान रहती थी। सोचती थी कि न जाने तुम किस हाल में होगी। लेकिन अब तुम्हें इस तरह मुस्कुराता हुआ और खुश देखकर दिल को बहुत सुकून मिला है। अब मैं तुम्हारी तरफ से बड़ी मुतमईन हो गई हूँ। मेरी तो बस अब तुम्हारे लिए यही दुआ है कि तुम इसी तरह खुश और आबाद रहो। मैं अफशा खाला के साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच थी और फिर अम्मी की डेथ के बाद तो और भी ज़्यादा मैं उनके करीब होती चली गई थी। खाला शादी के फ़ौरन बाद अमेरिका चली गई थी और अब उनको 3 साल बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। दुआ सलाम के बाद मैंने खाला से कहा कि आप बैठे, मैं चाय पका कर लाती हूँ। तो भाभी फौरन से उठी और मुझसे कहने लगी, अरे रमशा बेटा, आप अपनी खाला के पास बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और वैसे भी तुमने पहले कौन सा आज तक चाय बनाई है जो अब बनाओगी? जब भाभी चाय बना कर लाई तो खाला के साथ साथ चाय का कप मुझे भी हाथ में थमाया और कहा, ये लो मेरा बच्चा, चाय पियो। खाला भाभी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी। खुद को अच्छा साबित करने के लिए भाभी ने जो मेहनत की थी वो रंग ले आई थी। खाला ने मुझसे कहा कि देखो तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी हैं, तुम भी इनका वैसे ही ख्याल रखा करो जैसे ये तुम्हारा ख्याल रखती हैं। खाला की बातें सुनकर भाभी फौरन बोली, अरे खाला, ये बेचारी तो बिन माँ बाप की बच्ची है। आप यकीन करें, मैं और अफ़ान इसका इतना ख्याल रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। अफ़ान की तो इसमें जान बसती है, और वैसे भी क्यों ना हो, आखिर इकलौती बहन है अफ़ान की। सच बात तो यह है कि ये मुझे भी बड़ी अजीज़ है। मैं तो इसका बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ। और खाला, मुझे तो खुदा से बहुत डर लगता है। मैं तो यही बात सोचती हूँ कि अगर इसके साथ कोई भी ऊंच नीच हो गई तो हम लोग खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। भाभी की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गई थी और मैं आंखों में बेयकीनी लिए भाभी को देखते हुए दिल दिल में सोचने लगी कि काश आप वाकई में खुदा से डरती होती और मुझ पर इतने जुल्म करने के साथ साथ इतने झूठ ना बोलती। भाभी ने खूब मौके का फायदा उठाया था तो खाला ने मोहब्बत भरी नजरों से भाभी को देखा और कहा कि खुदा तुम्हें इसका अजर दे। तुम एक यतीम बच्ची का जो इतना ख्याल रखती हो, उससे इतना प्यार करती हो, खुदा तुम्हारी भी गोद आबाद करे और तुम्हें अपने बच्चों का भी सुख देखना नसीब करे। अरे बातों बातों में मैं तो ये देना ही भूल गई हूँ। देखो रमशा, मैं तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। गिफ्ट पकड़ते हुए मैंने खाला से कहा कि इन सब की क्या ज़रूरत थी, आप आ गई हैं, मेरे लिए तो यही बहुत है। खाला के जाते ही भाभी वापस अपने रूप में आ गई थी। उन्होंने मुझसे खाला के दिए हुए सारे तोहफे छीन लिए और उन्हें अपने कमरे में ले गई। फिर मुझसे कहने लगी कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, उठाओ ये बर्तन और ले जाकर धो इन्हें।
भाई और भाभी के इस तरह से बदलते हुए रूप को देखकर मेरे हर रिश्ते से भरोसा और एतबार उठ गया था। एक दिन भाई जल्दी घर आ गए थे और उनके हाथ में एक शॉपर था। भाई ने शॉपर मेरी तरफ बढ़ाया और मुझसे कहा, ये लो पकड़ो, इसमें तुम्हारा जोड़ा है, इसे शाम को पहनकर तैयार हो जाना। तो मैंने खुशी खुशी शॉपर को पकड़ा और पकड़ते वक्त मैंने सोचा कि आज आखिर इतने सालों के बाद भाई को मेरा ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि मैंने तो हमेशा भाभी के दिए हुए पुराने कपड़े ही पहने थे। वो मेरे लिए नए कपड़े क्यों लाए हैं, जबकि आज तो ईद भी नहीं है और ना ही कोई और त्यौहार है, तो इसे पहनकर आखिर तैयार क्यों होना है। मैंने फौरन से पूछा कि आखिर तैयार क्यों होना है, कोई खास बात है क्या? तो भाई ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बहुत खास बात है, क्योंकि आज तुम्हारा निकाह है, शाम को तैयार रहना तुम, ये तुम्हारे निकाह का जोड़ा है। भाई बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे थे। भाई की बात सुनकर पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे लगा कि वो मुझे तंग करने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं, तो मैं भी मुस्कुरा दी और भाई से कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? तो भाई ने निहायत संजीदगी से मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने आज तक तुमसे पहले कभी मजाक किया है जो आज करूंगा? भाई की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त क्या करूं, भाई को इस शादी के लिए कैसे मना करूं। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। भाई आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म न करें, इसमें जुल्म वाली भला कौन सी बात है? भाई ने सवालिया अंदाज में मुझसे पूछा था, तो मैं खामोश हो गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शादी तो सबकी होती है, सब लड़कियां ही रुखसत होकर एक ना एक दिन अपने घरों को चली जाती हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनोखा तो नहीं होने जा रहा जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? भाई की बात सुनकर मैंने भाई का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बड़ी उम्मीद के साथ रोते हुए इल्तिजा भरी नजरों से उन्हें देखा था और सर को हिलाते हुए कहा कि ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बात मान लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया था। उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी थी और मेरी तमाम तर उम्मीदें तोड़कर चले गए थे। मैंने जल्दी से घड़ी की तरफ देखा, 3 बज चुके थे और मेरे पास सिर्फ 3 घंटे ही थे। अब इन 3 घंटों में ही मुझे सब कुछ ठीक करना था, भाई और भाभी को मनाना था। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा था। मैंने सोच लिया था कि मैं एक दफा फिर से भाई से बात करूंगी, उनके पांव भी पड़ जाऊंगी, लेकिन इस बार तो भाई और भाभी को मना कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था कि वो मान ही जाएंगे और मैं उनको मना ही लूंगी। आखिर को मेरा भाई है वो, मेरा कुछ तो ख्याल होगा उन्हें, मेरा कुछ तो मान रख ही लेंगे। सो मैं भागती हुई भाभी के कमरे में गई तो मेरे पीछे भाभी भी फौरन से नमूदार हो गई थी और खामोशी से आकर खड़ी हो गई। फिर मैंने भाई से दो टोक बात की कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। जिस शख्स को मैं जानती ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है, उसके साथ मैं भला कैसे शादी कर सकती हूँ? आप मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मेरी बात सुनने के बाद भाई ने मुझे शक की निगाहों से देखा और कहा, फिर तुम आखिर किस शख्स को जानती हो और किससे शादी करना चाहती हो? मुझे भी तो ज़रा पता चले। वैसे भी तुम्हारे अंदाज से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारी किसी के साथ बहुत जान पहचान बन चुकी है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक ही कहती थी तुम्हारे बारे में कि तुम किस चक्करों में पड़ी हुई हो। नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा और ना ही मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं तो बस आप लोगों के पास ही रहना चाहती हूँ। मैंने भी फौरन भाई से कहा था। अच्छा, अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो इस शादी के इनकार की आखिर वजह क्या है? भाई ने मुझसे तफ्तीश करने वाले अंदाज में पूछा था और फिर कहा, बकौल तुम्हारे की कोई भी वजह नहीं है तो फिर करो मुझे गलत साबित और मान जाओ इस शादी के लिए। अरे अफान, आपको अब भी लग रहा है कि ये आपकी बात मानेगी? आपने इसके तेवर नहीं देखे? ये जो आपको इस तरह से इनकार कर रही है, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। किसी की शय पर तो कर रही है ये सब। कुछ दी होगी इसे किसी ने कोई आस, कोई उम्मीद, जो ये सब कुछ कह रही है। मैं ना कहती थी आपसे कि ये लड़की जरूर एक ना एक दिन गुल खिलाएगी, लेकिन आपने मेरी बात का रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं किया। अब आ गया आपको यकीन कि मैं ठीक कहती थी। मल दी ना इसने आपके मुंह पर कालक, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने हमें। भाभी ने हमेशा की तरह जलती पर तेल छिड़का था। भाई और भाभी की बातें सुनकर मैंने अपने बहते हुए आंसू साफ किए और भाई से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि भाई और भाभी ने मेरा मान, भरोसा और मेरी उम्मीदें, यहाँ तक कि मुझे भी तोड़ दिया था। भाई और भाभी ने मुझे हमेशा की तरह एक कटहरे में खड़ा कर दिया था और मुझसे सफाइयाँ मांग रहे थे। उनको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं था। मैंने अपना एहतजाज बंद कर दिया था, क्योंकि अब बात मेरे किरदार पर आ गई थी। मैंने भाई की बात मान ली थी। मेरा निकाह बहुत ही सादगी के साथ हुआ था और उन्होंने साथ ही मेरी रुखसती भी कर दी थी। मैं दुल्हन बनी घूंघट गिराए
सेज पर बैठी जैन का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अभी तक मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था, और मैं दिल में ये भी सोच रही थी कि पता नहीं जैन देखने में कैसा होगा, उसका मिजाज किस तरह का होगा। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तो मैं जल्दी से ठीक होकर बैठ गई। जैन के कमरे में दाखिल होते ही मुझे बटन दबाने की आवाज़ आई और साथ ही कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से अपना घूंघट हटाया और डर के मारे पूछा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी है? तो जैन ने मुझसे कहा कि जब तक तुम मुझे बेटा नहीं दोगी, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने हैरान होते हुए पूछा। तो जैन की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आजमाइशें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बेहद कोशिश करने के बावजूद भी जैन का चेहरा देखने में नाकाम ही रही थी। जैन सुबह होते ही चला जाता और फिर रात को बहुत देर से घर आता था। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज तो जैन का चेहरा देख कर ही रहूंगी, सो मैंने अपने सिरहाने के नीचे एक टॉर्च छुपा कर रख ली थी। जैसे ही जैन कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने फौरन टॉर्च ऑन करके जैन के चेहरे पर मारी, लेकिन जैन ने अपने चेहरे पर काला मास्क चढ़ाया हुआ था, जिसे देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई थी। तो जैन मेरे पास आया और आकर बैठ गया। फिर बोला, आखिर और कितनी दफ़ा कोशिश करोगी मेरा चेहरा देखने की? लेकिन याद रखना, तुम्हें हर दफ़ा ही नाकामी होगी, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, जब तक तुम मुझे वारिस नहीं दोगी मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी। और तुम्हें पता है मैंने ये ब्लैक मास्क अपने चेहरे पर क्यों चढ़ाया हुआ है? क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ज़रूर करोगी। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और हमारी शादी को 3 माह हो चुके थे, लेकिन अभी तक मुझे माँ बनने की उम्मीद नहीं मिली थी। और मैं इस बात पर खुश भी थी, क्योंकि जिस शख्स को मैंने अभी तक देखा नहीं था, मैं उसके बच्चे की माँ आखिर कैसे बन सकती थी। यहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन ज़िंदगी इन चीज़ों के सहारे भी तो नहीं गुजारी जाती। अब मैं तंग आ चुकी थी इस तरह की ज़िंदगी गुजार कर। मैं सारा दिन घर में अकेली बैठे बैठे बोर हो जाती थी। यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात करती, अपना दुख सुख बांटती। मुझे तन्हाई से वहशत होने लगी थी। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, छुप जाऊं कहीं जाकर। और फिर मेरे कदम यही बात सोचकर रुक जाते थे कि अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो आखिर जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। भाई और भाभी के पास मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पर लगाए थे मैं अभी तक भूली नहीं थी। और वैसे भी अगर मैं उनके पास चली भी जाती तो उन्होंने मुझे कौन सा अपने पास रख भी लेना था। वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। वक्त की बस यही अच्छी बात है कि ये रुकता नहीं है, जैसा भी हो आखिर गुजर ही जाता है। मेरी शादी को 9 माह हो चुके थे और अब मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने जैन को अभी भी नहीं देखा था। वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे अपना बहुत ख्याल रखने की ताकीद की थी, क्योंकि मुझ में बहुत कमज़ोरी हो गई थी, जो मेरे और बच्चे की सेहत के लिए बहुत खतरे की बात थी। एक रात मैं सोई हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुली। मेरा दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि जग में पानी नहीं था, तो मैं पानी लेने के लिए किचन में जाने ही लगी थी कि मुझे एक शदीद चक्कर आया और वहीं ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई थी। रमशा उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ रमशा इधर देखो, मेरी तरफ। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि जैन बहुत डरा हुआ था और मेरे पास ही ज़मीन पर बैठा हुआ था और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने बेसाख्ता आंखें उठाकर जैन की तरफ देखा, तो मैं देखती ही रह गई, क्योंकि घबराहट में जैन अपना मुंह छुपाना ही भूल गए थे। आज शादी के 9 माह बाद मैंने पहली दफ़ा जैन को देखा था। मुझे होश में देखकर जैन ने सुकून का सांस लिया था और फिर मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? यूं अचानक तुम्हें क्या हो गया था? परेशानी जैन के चेहरे से साफ झलक रही थी, जो जैन की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। और मैं बस बेयकीनी के साथ जैन को ही देखे जा रही थी। मुझे अपनी खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था, क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत इंसान आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं अपनी नज़रें जैन के चेहरे से हटाना ही भूल गई थी। मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर जैन और घबरा गया था, और फिर जैन ने मेरे गालों को हल्के से थपकाया था और मुझसे पूछा कि तुम ठीक तो हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें जैन के चेहरे से हटाई और कहा कि मैं ठीक हूँ और अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। जैन को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है। मैं जैन की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी, तो जैन ने मुझसे कहा, तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? कुछ पूछना चाहती हो मुझसे? तो मैंने फ़ौरन कहा, हाँ। फिर मैंने पूछा कि आप इतने खूबसूरत और हैंडसम हैं,
फिर भी अपना चेहरा मुझे दिखा क्यों नहीं रहे थे? तो जैन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं एक मफरूर मुलजिम हूँ और मेरे पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। मुझे डर था कि अगर तुम मेरी शक्ल देख लोगी तो मुझे फौरन पहचान लोगी कि मैं तो एक मुजरिम हूँ। तो मैंने कहा, मैं ज़्यादा वक्त अपने घर में ही रहती थी और मेरा कहीं भी आना जाना नहीं था, इसीलिए मैंने आपका पोस्टर नहीं देखा। फिर मैंने तजस्सुस में पूछा कि आखिर आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि पुलिस ने आपको पकड़ने के लिए हर जगह पोस्टर लगाए हुए हैं और आप इस तरह से छुपते फिर रहे हैं? तो जैन ने बड़े दुख के साथ कहा, कत्ल किया है मैंने। जैन की बात सुनकर मैं बहुत खौफजदा हुई और फिर मैंने कहा, क्या वाकई आपने कत्ल किया है? जबकि आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सच में ऐसा किया है तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? तो जैन ने कहा, मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। मेरे दोस्तों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि वो मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों की साजिश थी ये कि मैं जेल में चला जाऊंगा और ये लोग मेरी जायदाद हड़प कर लेंगे। इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी ताकि मेरा वारिस पैदा हो जाए और मेरी सारी जायदाद मेरे बच्चे को मिल जाएगी। उसके बाद अगर मुझे सजाए मौत भी हो गई तो मुझे दुख नहीं होगा और ये लोग अपनी साजिश में नाकाम हो जाएंगे और उन लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं आएगा। तो जैन की बात सुनकर मैंने कहा, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप डर क्यों रहे हैं? आखिर कब तक इस तरह के हालात से भागते रहेंगे? जिंदगी की मुश्किलात का सामना करें और खुद को पुलिस के हवाले कर दें, खुदा सब ठीक कर देगा। जैन ने कहा, खुदा पर भरोसा तो मुझे खुद से भी ज्यादा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बेगुनाह को सजा मिलती है और गुनहगार को आज़ादी। फिर मैंने जैन को बहुत समझाया तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सो इसलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वकील किया था। मुकदमा चला जैन पर, कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ तो अदालत ने जैन को बाइज्जत बरी कर दिया था और खुदा ने हमें एक चांद सा बेटा अता किया। अब मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मैं अपनी एक मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।